अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एहतजाज की कंप्लीट स्टोरी आपको सुनाएंगे और उसका पूरा अहाता करेंगे कि कितना कामयाब एहतजाज रहा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इसके साथ साथ आपको खबर देंगे कुछ फवाद चौधरी साहब की आखिर इनकी गेम है क्या, क्यों इनकी जान नहीं छूट रही। इसके बाद जनाब बात करेंगे मरीम नवाज साहिबा की, जो कि एक कॉपी कैट लग रही हैं इस वक्त, और उनकी तरफ से जो एक ट्वीट किया गया फ़ौरन ही उसको क्यों सुबकी हुई उसके ऊपर बात करेंगे। कम्युनिटी नोट लग गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो नई पार्टी बना रहे हैं, उनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है बात करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब एक नई करारदाद जो आज सेनेट में पेश की गई है उससे मुतालिक भी बात करेंगे, और सदर के इंतखाब के हवाले से भी कुछ आम अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा एहतजाज की बात हो जाए। एहतजाज हुआ और ख़ूब हुआ और अब मज़ीद होगा, ये सूरत हाल रही है जनाब। आज हफ्ते के रोज़ एहतजाज का दिन मुकर्रर किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब खासे बरहम थे कि उस तरह का एहतजाज हुआ नहीं कहीं पर जैसा होना चाहिए था इतनी बड़ी मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़। बल्कि मैं सोच रही थी कि जो इससे पहले हमने एहतजाज देखा था 2013 में, उस वक्त तो कम हलकों के ऊपर इनकी तशवीश थी और ऐसा नहीं था कि वो हलके अगर खुल जाते या उनकी सही इनके क्लेम हो जाते तो इनको कोई हुकूमत ही मिल जानी थी। ऐसा तो फिर भी नहीं था। उस वक्त काफ़ी कम तादाद थी पीटीआई की सीटों की, शायद 34-35 सीटें थी। लेकिन अब की बार जबकि आपका पूरा एक मैंडेट इस तरह से चुराया गया है कि आपकी गवर्नमेंट बन सकती थी, लेकिन उस तरह एहतजाज की शिद्दत नहीं थी। उसकी ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात थी। एक तो ये वजह थी कि खान साहब खुद बाहर नहीं थे उस तरह से लीड करने के लिए, और दूसरी वजह ये थी कि और भी बहुत सारी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो भी सारी तकरीबन जेलों में थी, तो लीड करने के लिए ये मसला बड़ा था। और फिर जिस तरह से चीज़ें हुई उसको ज़ाहिर है इन्होंने पहले कोशिश की कि कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल्स में, इलेक्शन कमीशन में, इन जगहों पर जाकर किसी तरह बात बने और उस तरह से सड़कों पर एहतजाज का एक पूरा प्लेटफॉर्म या डिज़ाइन एक तहरीक नहीं थी पास। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर एक बड़ी वजह ये भी थी कि एहतजाज करने के लिए आपको एक वर्कर पावर की ज़रूरत होती है और फिर एक माहौल होता है और आप एहतजाज करते हैं। इस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा है कि उनके पास तो वर्कर्स की उस तरह की फोर्स बहुत कम थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी जेलों में थे, बहुत सारे वर्कर्स। और फिर जो लोग थे बाहर, वो वही बात है कि पोलिंग एजेंट्स हैं और मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो वो ख़ुद को सेफ भी कर रहे हैं और साथ में प्रोटेस्ट भी करते फिर रहे हैं बेचारे। तो काफ़ी जगहों पर लोग वही हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है कि एक आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। तो वो भी एक चीज़ थी। जिस तरीके से उन्होंने छुप छुपा के पहले कैंपेनें की, उसे फिर पोलिंग एजेंट बने और फिर उसके बाद थ्रू आउट जिस तरह से फिर एक सिलसिला शुरू हो गया जो यानी रिज़ल्ट लेने के हवाले से, तो ये सब अपनी जगह मौजूद रही वजूहात। लेकिन बहरहाल एक प्रोटेस्ट सड़कों पर जो हो सकता था वो उस वक्त नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली अब इमरान खान साहब को इस बात पे गुस्सा था कि ये मसले इन्होंने इलेक्शन कमीशन में अगर हल करने होते तो फिर इलेक्शन कमीशन के मसले करता ही क्यों, 47 वो जारी करता ही क्यों, और बग़ैर 45 को वो क्यों जारी करता, बग़ैर उम्मीदवारों के, बग़ैर पोलिंग एजेंट्स के, क्यों उन्हें निकाल के आर ओ अकेला कमरे में बैठ के ये सब कर रहा होता, तो इसकी नौबत ही क्यों आती। तो ये अगर तो बेज़ाब्तगी हो ना कि जी गलती से हो गया या ह्यूमन एरर है या फिर कहीं कहीं कोई मसला हो गया, तो वो एक अलग चीज़ होती है। जब आप एक प्री प्लान्ड उस चीज़ का हिस्सा होते हैं तो फिर वो ह्यूमन एरर नहीं होती, वो फिर बदनीयती होती है, और उसका सारी इस वक्त आवाम को पता है कि वो क्या हुआ है और क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। तो उसके अंदर मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। किस्सा मुख्तसर ये कि खान साहब के हुक्म के ऊपर आज बहरहाल एक भरपूर पावर शो किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनवाइल थोड़ा सा इसमें एक ये भी देखना पड़ेगा कि एक सांस मिली है, एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, और केपी में हुकूमत बन गई है। अपोजिशन में इन्होंने टफ टाइम दिया हुआ था ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली में, तो उसके बाद जाहिर है कि आपके अंदर एक एक स्ट्रेंथ आती है कि भाई हम भी अब कुछ हैं, तो आप उसके लिए फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। और फिर जाहिर है कि जब लोग देख रहे हैं कि जी जो मैंडेट हुआ उसके ऊपर अब दूसरे लोग हुकूमतें कैसे बना रहे हैं, तो उसके ऊपर वजह एक गुस्सा अल्टीमेटली है पब्लिक के अंदर। तो वो आज हमें नज़र भी आया और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। अल्टीमेटली लाहौर में भी निकले, जहाँ पर अभी तक कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम नहीं देख पा रहे थे।
9 मई के बाद से। लेकिन आज लाहौर में भी एक बेहतर प्रोटेस्ट था, अच्छी रैलीज थी, और जितने भी लोग यहाँ पर उम्मीदवार थे, अलीजाज भुट्टर साहब हों या फिर जो सलमान अकरम राजा साहब हों, शहजाद फारूक साहब हों, जितने भी लोग जो बाहर थे उन्होंने पूरी कोशिश की और अपनी एहतजाजी रैलियां निकालने की कोशिश की। लॉयर्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हुए सुबह सुबह, तो वो भी हुआ और फिर काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई। जो पीटीआई का क्लेम है कि 80 के करीब लोग गिरफ्तार हुए, कुछ और लोग क्लेम कर रहे हैं तकरीबन 40 से 50 लोग गिरफ्तार हुए, और उसके बाद कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। अलीजाज भुट्टर भी अब रिहा हो चुके हैं। कुछ जो वकील रहनुमा स्टिल अभी तक जेल के अंदर है, जिसमें आफ्ताब बाजवा हैं और शहजाद फारूक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अफजाल अजीम पहाड़ जो हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, वो भी जेल के अंदर हैं। तो शायद कुछ मजीद देर में छूट भी जाएं, और कल एक दो दिनों में शायद छूट जाएं। तो आमतौर पर जो इस किस्म की एहतजाज होते हैं उनमें जल्दी छूट ही जाती है जान। और दूसरी बात, जो वकील पकड़े गए हैं, ज़ाहिर वकील आपको पता है ज़रा डाटा मामला होता है, तो वहाँ पर कोशिश होती है कि जी ना माथा ज़्यादा लगाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी अल्टीमेटली रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल एक जो प्रोटेस्ट उन्होंने करना था वो उन्होंने अपना रिकॉर्ड करा दिया है। अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे जनाब एक दफ़ा फिर शेर अफजल मरवत साहब छाए रहे हैं, और भरपूर तरीके से इन्होंने कैंपेन भी की, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने रैली भी लीड की। इनको भी आज गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई तो जादू है शेर अफजल मरवत में, हर दफ़ा ये बच जाते हैं गिरफ्तारी से। लेकिन इन्होंने बड़ा दबंग खिताब किया। देखिए, शेर अफजल मरवत पे बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो मुनासिब आदमी नहीं है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर देते हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। शायद आप कुछ चीज़ों पे उन पे इत्तफाक भी कर सकते हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि जज्बाती हैं, और आमतौर पर जो उनके दिल में होता है फ़ौरन से कह भी देते हैं। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, SOPs को शायद वो उस तरह फॉलो करने वाला बंदा नहीं है। वो अपने मिजाज का एक खुला डुल्ला सा बंदा है, और जो उनकी समझ में आता है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो बेधड़क कह देते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है, लेकिन इस चीज़ का नुकसान भी हो जाता है बाज़ औक़ात। ये दोनों चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन जो उनकी इस वक्त पॉजिटिव चीज़ है, जो प्लस पॉइंट है, वो ये कि उनके होने से PTI में एक रूह फूंक जाती है, और जो उनका वर्कर वोटर सपोर्टर है वो जोश जज्बे में आ जाता है। तो ऐसे बंदे की इस क्वालिटी को आपको फ़िलहाल चूँकि ज़रूरत है, क्योंकि अभी फ्रंट पर कोई और ऐसा बंदा नहीं है जो लीड कर रहा हो इस तरह से कि लोग, एक तो क्राउड पुलर भी वो बन चुके हैं, और लोगों को मज़ा आता है उनकी गुफ्तगू सुनने में, उनकी स्पीच सुनने में। अपने एक स्पेसिफिक लहजे में वो बात करते हैं, उसमें एक अलग सी अपनायत भी लोगों को लगती है, और फिर वो थोड़ी आमियाना गुफ्तगू भी करते हैं, तो उसको भी लोग इन्जॉय कर जाते हैं। फ़िक्रे अच्छे कह जाते हैं, तो उसकी वजह से लोग इन्जॉय कर जाते हैं। लेकिन वटेवर, उसमें एक चीज़ जो मेन है वो ये कि दलेर हैं, बाहर निकलना जानते हैं, फेस करते हैं थ्रेट्स को भी, और लोगों में भी यही दलेरी भर जाती है। जब दूसरों को आप दलेर होता देखते हैं तो आप भी हिम्मत करते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब की ये जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी फ़िलहाल PTI को इस वक्त ज़रूरत है, और इन क्वालिटीज़ से उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए अगर वो प्रोटेस्ट को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि हम्माद अज़हर साहब के मुताबिक अगले हफ्ते फिर से एहतजाज होगा, तो वो अभी इसे अनाउंस कर रहे हैं। इसी तरीके से आज हमने चकवाल में देखा, याज़ अमीर साहब ने यहाँ पे लीड किया, मुल्तान में मेहरबानो कुरैशी साहिबा वहाँ पर लीड कर रही थी, और मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में ये सिलसिला जारी रहा। कराची में अगरचे बहुत हमें नहीं लगता कि जी वहाँ पे कोई बहुत तगड़ा उम्मीदवार या तगड़ा कोई लीडरशिप, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि वहाँ पे एक अच्छा क्राउड, हमेशा ही वैसे कराची वाले बड़े क्यूट लोग हैं, वैसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि बेचारे वो यानी वो उस तरह के नहीं हैं कि आप कहें बड़े जंगजू हैं या उस तरह, लेकिन ये है कि पहुंच जाते हैं, निकल आते हैं, अपनी बात को इजहार करना, उसको एक्सप्रेस करना, अपनी राय का हक रखते हैं, और वो देते हैं। जब भी कॉल आती है तो PTI की एक सपोर्ट वहाँ पर मौजूद है, और वो हमेशा फिर लबैक भी कहती है। तो कराची वालों का भी आज अच्छा एहतजाज था, और फिर इसी तरह मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुए। सियालकोट में भी हुआ, सरगोदा में भी हुआ, कम अज़ कम 2 दर्जन मकामात पर तो एहतजाज हुए हैं, 2 दर्जन शहरों में तो कम अज़ कम हुए हैं। तो ये एक ज़बरदस्त बहरहाल शो ऑफ पावर भी था PTI का, और उन्होंने स्क्रीन्स भी ली, आज मीडिया पे भी इनकी खबरें चली। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये जो सोचने वाली वो ये कि बारिश थी, तूफ़ान था, इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। ये आमतौर पर आपको कहीं और किसी और पार्टी के लिए इस तरह के मनाजिर नज़र नहीं आते। अगर अच्छा मौसम ना हो तो लोग जनरली नहीं इकट्ठे होते, लेकिन यहाँ
यहाँ पर सूरत हाल ये कि थ्रू आउट एक मूवमेंट का जो एक मोमेंटम है और जो उसकी वजह से एक लोगों का जज्बा है वो स्टिल अभी तक हमें नज़र आ रहा है और इस वजह से लोग इस बारिश के मौसम में भी निकले हैं। तो जी अच्छा ओवरऑल एहतजाज हो गया, देखते हैं अगले हफ्ते वाकई इससे बेहतर एहतजाज होता है या आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मोमेंटम कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी, आपको बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने एक और आज कारनामा किया है। एक तो पहले जो उनकी एमा पर ये सारा कुछ पुलिस वाला इन्होंने एक ताकत दिखाई है, वो इसको किसी ने भी लाइक नहीं किया। मैं मुख्तलिफ लोगों की तज्ज़िये तबसरे सुन रहे थे, सब यही कहते हैं कि ये चीज़ें आपकी बौखलाहट का एक सबूत होती हैं और आपकी घबराहट पता चलती है इससे कि आप पुलिस का फोर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जमहूरी हैं, जमहूरी तरीके से आए हैं तो फिर करने दें दूसरे को भी जमहूरी तरीके से एहतजाज। अगर वो कोई कानून हाथ में लेते तो वो बात की बात थी, लेकिन किसी को आने ही नहीं देना सड़क पर या पुरअमन एहतजाज को बिल्कुल ही ख़त्म ही कर देना है, आपने स्नब कर देना है, तो ये तो फिर आपके एक आमिराना रवैये की दलील है। बहरहाल जी, मरियम नवाज साहिबा से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने बताया कि जी हम लाहौर को पहला, सुनिएगा ज़रा, लाहौर को पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल देने जा रहे हैं। तो ये मैं देख के ट्वीट बड़ा एंजॉय कर रही थी कि इनका हर काम मेरा ख्याल है कि शुरू ही इस बात से होता है कि इमरान खान ने क्या किया है। उन्हीं को पहले भी हम यही देखते थे, उन्होंने शर्ट साइन कर दी, चलो जी साइन करना शुरू कर दो। उन्होंने बच्चे को गले लगा लिया तो ये भी बच्चों के साथ तस्वीरें बना रही हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ खाना खा लिया तो इधर ये भी किसी गरीब के साथ बैठ के खाना। तो मतलब एक अजीब सा मामला। भाई आप अपने तौर पर अगर आप पब्लिसिटी स्टंट भी चाहते हैं या आप अपने तौर पर कोई अपनी ग्लोरिफिकेशन भी चाहते हैं तो फिर नए आइडियाज़ के साथ तो कम अज़ कम आए मार्केट में। पुराने आइडियाज़ के साथ आते हैं तो वो फिर पकड़े जाते हैं। अब ये कैंसर हॉस्पिटल की आप बात करें, वैसे तो बहुत अच्छी बात है। एक कैंसर हॉस्पिटल इमरान खान साहब ने बनाया है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, और अगर आप और भी बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं और ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसको कोई डिस्करेज भी नहीं कर रहा। और अगर मुमकिन है आपकी नीयत भी अच्छी हो तो ये और भी अच्छी बात है कि जी आप आवाम के लिए कुछ करें और एक अच्छा हॉस्पिटल बना दें। लेकिन उसको यूं कैंसर हॉस्पिटल ही बनाना और फिर उसको फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल डिक्लेयर करना, ये बेसिकली आप एक टॉन्ट कर रहे हैं कि जी जैसे आप उसको तो मानते ही नहीं कि वो भी कोई हॉस्पिटल है और हम जी पहला देने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर इसके ऊपर रिएक्शन भी आना था। तो फिर हमने देखा कि 1 घंटे के बाद ही मरियम नवाज़ की इस ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट लग गया, जो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब आप कोई ट्वीट करते हैं तो उसके ऊपर कम्युनिटी नोट लगता है, तो वो एक सुबकी वाली बात है कि उसमें वो अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे रीडर्स जो हैं उस ट्वीट से, तो वो फिर उसका एक रिएक्शन जो है वो आता है एक्स के ऊपर। तो ये उनकी उस पर फ़ौरन आ गया कि जी ऑलरेडी शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो पहला हॉस्पिटल है कैंसर का जो कि इमरान खान साहब ने बनाया था। और उस वक्त तो वो सियासत में भी नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, उन्होंने एक सोशल वेलफेयर के तौर पर ये काम किया था और एक बेहतरीन हस्पताल है जो कि मरीज़ों का मुफ्त कैंसर का इलाज करता है। तो वो इस तरह से वो फ़ौरन ही कम्युनिटी नोट लग गया और ये एक शर्मिंदगी की बात है कि आप गलत बयानी करें या झूठ बोलें या फिर चीज़ को ट्विस्ट करके पेश करें, तो ये फिर पकड़ी जाती हैं चीज़ें। और फिर ये कि अब आप इस तरह की चीज़ें करें जो सारी कॉपी करके आप कर रहे हों, तो फिर भी एक अजीब सी बात लगती है कि भाई आप अपने नए आइडियाज़ के साथ आएँ। लेकिन बहरहाल ये सिचुएशन कुछ इसी तरह आगे भी चलती हुई नज़र आएगी हमें। आपको मैं बताऊं कि जनाब फवाद चौधरी साहब की गेम क्या है। फवाद चौधरी साहब स्टिल पाबंद सिलासल हैं और ये नैब का केस है, इनका एंटी करप्शन वाले में तो ज़मानत हो गई थी लेकिन नैब केस में अभी तक फंसे हुए हैं। क्या केस है, क्यों है, क्या है, बिल्कुल केस में कुछ नहीं है, रुका हुआ है। अफसोस होता है उनको देखकर, हथकड़ियों में बेचारे जकड़े होते हैं और उसी तरह वो बच्चे को उठाते हैं, प्यार करते हैं। छोटी बेटी उनकी आती है पेशी के मौके पर, तो दिल दुखता है बच्चों के लिए कि इस तरह बच्चे बेचारे अपने वालिदैन को अगर ऐसे देखें तो ज़ाहिर है आपको होता है। और अगर कोई बेगुनाह हो तो फिर और ज़्यादा आपको दुख होता है कि यार बेगुनाह ही ये बंदा पकड़ा हुआ है। ज़ाहिर है कि उसमें जो मेरी जितनी भी लोगों से बात हुई है, मुझे किसी ने भी नहीं इस बात के लिए कहा कि इसमें कोई करप्शन का चांस था। ये बिल्कुल एक जो दो रोया इन्होंने इंटरचेंज बनाया था, लिल्ला जेलम प्रोजेक्ट और वो सारा उसके ऊपर ये बनाया हुआ है। और जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, वो बड़ा इसको सराहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसने बड़ा यानी जिसने बड़ा फ़ायदा पहुँचाया है जेलम के लोगों को। तो बहरहाल जी फवाद चौधरी साहब जो है, असल बात ये है, किस्सा कहानी जो अंदरूनी है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई छोड़ी ही नहीं थी कभी।
इसलिए कि उन्होंने एक तरह से सिर्फ खामोशी इख्तियार की थी कि चलें कुछ वक्त अगर ऐसा खामोशी से गुजर जाएगा तो गुजार लेते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि असल में इसने दिल से छोड़ी नहीं, किसी और जगह दिल से ज्वाइन नहीं किया, और फिर जो उनसे मज़ीद मुतालबात थे कि बुला भला भी कहना है, ये सब भी, और ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, तो वो सब भी नहीं उन्होंने किया। तो फिर उनको जो है उसकी पादाश में जेल डाल दिया गया था, और अब तक भी वो इसी पादाश में हैं। अब तो इलेक्शन भी हो चुके हैं, इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, और वो खुल के उस तरह से पीटीआई का अपने आप को मेंबर भी नहीं कह रहे। लेकिन असल में जो उनका कंडक्ट है उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वो स्टिल अपने आप को पीटीआई में ही फील करते हैं। और ये भी खदशा मौजूद था, ये मेरा अपना एनालिसिस है सिर्फ, कि मुझे लगता है कि ये खदशा मौजूद है कि फवाद चौधरी साहब को अगर रिहा किया तो वो बाहर आएंगे और फिर ऐलान ही पीटीआई में वापस आने का ऐलान भी कर देंगे कि जी मैं तो मजबूरन छोड़ के गया था, मैं कभी छोड़ी ही नहीं, मैं स्टिल वहाँ पे ही हूँ। और फिर उसके बाद ये भी कि चूँकि वो एक बहरहाल पहले भी बड़े इमरान खान साहब के करीब भी रहे हैं, और अभी भी अडयाला में उनकी अच्छी मुलाकातें रही हैं इमरान खान साहब के साथ, तो उसके बाद फिर ये भी खदशा है कि वो आगे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आगे मज़ीद उसमें एक एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें फ़िलहाल बंद ही रखा हुआ है, कभी इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलेगा तो कहीं उधर जाके ना मिल जाए। तो लग बज़ाहिर ऐसा रहा है कि फवाद चौधरी साहब इसी जुर्म में ही अंदर हैं। आगे आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। PMLN में अब उन्होंने कहा है कि वापस नहीं जाएंगे, जो उन्होंने सियासत की है उससे इत्तेफाक नहीं करते। उन्होंने एक पार्टी पहले भी अनाउंस की थी इलेक्शन से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये सब कह रहे थे कि कोई इमर्जिंग पार्टी इन्होंने बनानी है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फिर बीच में इलेक्शन आ गए तो उन्होंने नहीं इस तरह से किया। लेकिन अब वो दोबारा से ये बात कर रहे हैं कि जी एक नई पार्टी बनाने की स्पेस है, और मेरा ख्याल है कि ये पार्टी से और पीटीआई वगैरह को तो शायद नुकसान नहीं होगा, लेकिन PMLN को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि PMLN के वो लोग जो शायद इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स से यानी शाहिद खाकान अब्बासी की तरह जो लाइक माइंडेड नहीं हैं इस तरह की पॉलिटिक्स के, वो शायद उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो PMLN को इसमें नुकसान होने का खदशा बहरहाल मौजूद है कि जो लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे लेकिन PTI में नहीं जाना चाहते थे, तो उनको एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये इसका जो अल्टीमेटली लूज़र इसमें जो कोई होगा वो PMLN हो सकती है। आपको मैं बताऊं जनाब कि पीर वाले दिन एक अहम मुलाकात जो है वो तय है खान साहब की, और ये मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो है मंडे को खान साहब से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं उसके हवाले से गाइडेंस भी लेंगे। कैबिनेट भी फाइनल होगी, कौन कौन मिनिस्टर्स होंगे, ये सारी मशावरत होगी, और फिर आगे किस तरह विजन क्या है, कैसे बढ़ना है, उस हवाले से भी बातचीत होगी। कुछ ऐलानात तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं कि फ़र्स्ट रमज़ान से खैबर पख्तूनख्वा वालों को बहुत मुबारक हो जनाब, उनका सेहत कार्ड बहाल हो जाएगा, पनाहगाहें बहाल हो चुकी हैं, लंगर खाने बहाल हो चुके हैं, और इसी तरीके से जो और फलाही काम थे उसके जो वो काम है वो तो उन्होंने फ़ौरन आते साथ ही ऐलानात कर दिए हैं। लेकिन आगे फिर ज़ाहिर मज़ीद क्या बेहतरियाँ हैं और किस तरह से रिफॉर्म्स करनी है, क्या सिस्टम में ख़राबियाँ उनको ठीक करना है, तो जो है वो एक गाइडेंस लेंगे खान साहब से। और ये हबीब अकरम साहब उस दिन बड़ी अच्छी बात ये कर रहे थे कि ये कितना दिलचस्प मंजर होगा देखने में कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर आ रहे होंगे अडयाला, फिर अपोजिशन लीडर इधर से कौमी असम्बली के वो आ रहे होंगे, फिर जनाब पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं वो आ रहे होंगे। तो ये आपको एक ओवरऑल ऐसा लगेगा कि अडयाला जो है जैसे वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह हो गई है जहाँ से बड़े बड़े जो अहदेदारान हैं वो निकलेंगे ले के हिदायत के कैसे करना है, क्या करना है। तो ये क्या आप देखेंगे कि एक सूबा पूरा ही जेल से चल रहा है, और बाकी जो मामलात हैं उसमें भी गाइडेंस जो है वो सारी आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली वो सारी कैदी नंबर 804 जो है वो वहाँ से देख रहा होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सारा जी सिनेरियो, और आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी हमें चीज़ें तेज़ी से बदलती हुई भी नज़र आने का इम्कान है। लेट्स सी कि जी क्या होता है। लेकिन जो ओवरऑल इस वक्त माहौल लग रहा है, जो जैसे मैंने पहले ये बात कही थी कि आगे सदर का इंतखाब भी होना है, सेनेट का इंतखाब भी होना है, तो उसके बाद कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी कि फ़िलहाल ये सिस्टम कुछ देर ऐसे ही चलेगा या फिर इसमें कोई क्रैक्स आने के इम्कान हैं। सदर के हवाले से मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि चकज़ई साहब को जो इन्होंने नामज़द किया है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सदर जो है वो बेसिकली किस तरह मुंतखब होता है कि चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनके जो अरकान हैं वो भी वोट कास्ट करते हैं, कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो भी वोट कास्ट करते हैं, और सदर का इंतखाब होता है।
तो अगर हम ओवरऑल इसमें बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसकी अच्छी खासी तादाद जो है वो केपी में मौजूद है। अच्छी खासी तादाद, आधी तादाद उनकी कम से कम आप देख लें, वैसे तो आधी ही थी पहले, लेकिन अब काफ़ी इन्होंने कम कर दी है, जो इसमें थी मौजूद, यानी कौमी असम्बली में। अब इन्हें मखसूस नशस्तें अगर हर जगह पे अलॉट की होती तो कम से कम इनकी 60-70 मखसूस नशस्तें बन जाती हैं। तो वो भी अगर आप ऐड करते तो अच्छा खासा टफ टाइम मिल सकता था अचकज़ई साहब को, सॉरी सदर जरदारी को बनने के लिए, और अचकज़ई साहब का चांस बन सकता था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि छोटी जमातों के छोटे छोटे जो वोट हैं वो भी इसमें ऐड अप हो सकते थे, जैसे कि जमात इस्लामी दे सकती थी, जैसे कि जो अभी भी दे सकती है ऑफ कोर्स, और बाकी JUIF दे सकती है। तो इस तरह और भी जमातें जो हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बन सकता था सिनेरियो। लेकिन मखसूस नशिस्तें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोकी ही इसलिए गई थी कि आगे जो सेनेट के इलेक्शन हैं, जो सदर के इंतखाबात हैं, उसमें PTI को मज़ीद कमज़ोर किया जा सके और वो अपने ज़्यादा सेनेटर भी ना मुंतखब करवा सके और सदर को भी टफ टाइम ना मिले। तो इसलिए ये इनका बुनियादी एजेंडा था, इसी मकसद के लिए इन्होंने रोकी भी थी, और यही हमें फ़िलहाल फुलफ़िल होता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन मैं वैसे इस बात पे हैरान हूँ कि इस बात को पिटिशन लेकर जाना चाहिए था PTI को हाई कोर्ट्स में कि भाई इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पे फ़ैसला महफूज कर रखा है, इस पर फ़ैसला सुनाएं और जल्दी उनको अलॉट करें, वरना ये अपने जो लोग हैं ज़ाहिर है वो उसमें हक़ के राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसको उन्होंने ज़्यादा परसू नहीं किया मामले को। एक अहम करारदाद जो आज मंजूर हुई है, ये बड़ी अफसोसनाक और ख़तरनाक है, वो ये कि जनाब बैरमन तंगी साहब जो सेनेटर हैं उनकी तरफ से ये करारदाद पेश की गई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि सोशल मीडिया की डिफरेंट जो ऐप्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। ट्विटर तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक इन सब को भी जो है वो बंद कर दिया जाए, इंस्टाग्राम वगैरह। तो ये इंतहाई का कोई बदतमीज़ और बेढंगा किस्म का मशवरा है जिसका भी है। पीपल्स पार्टी ने, मुझे भी आखिरी इत्तलात तक पता चला है कि उन्होंने डिसोन किया इसको, इस करारदाद को। लेकिन ये करारदाद ज़ाहिर है कुछ हलकों को खुश करने के लिए सिर्फ लाई गई है। इस पे ना तो कोई आगे बढ़ेगा और ना इस तरह का कोई यानी इसको कोई सपोर्ट करने की रिस्क लेगा, क्योंकि इसका क्या मतलब है सीधा सीधा, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि आज़ादी इज़हार राय टोटल बंद है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपका कंट्रोल है, और जो सोशल मीडिया उसको आप वैसे बंद कर दें। तो उसके बाद आप ये भी पाबंदी लगा दें कि जी इंटों के घर में भी नहीं रहना, अब आप जंगलों में जाके रहें, गारों में जाके रहें, और फिर उसके बाद आप ये भी कह दें कि जी बिजली और गैस आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आप पत्थर को रगड़ के आग इस्तेमाल करें और पत्थर के दौर में चले जाएं। वैसे भी जंगलों में जाके रहना फ़ायदेमंद है, मुल्क में वैसे भी माइट इज़ राइट का कानून है कि जिसके पास ताकत है वो अपनी बात मनवा सकता है। ना मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, और ना कोई फॉलो करता है, कमज़ोर की वैसे ही कोई आवाज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम बहुत तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, वापस पत्थर के दौर में जाएंगे और पत्ते शत्ते पहन के गुजारा करेंगे। मेरा ख्याल है अब यही करारदाद आनी बाकी रह गई। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।